बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रियाब इरफान। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के लिए आज और कल का दिन इंतहाई अहम है, क्योंकि पाकिस्तान 23वीं SCO इजलास की मेज़बानी करने जा रहा है, जिसके लिए गैर मुल्की वफूद की आमद का सिलसिला ताहाल जारी है। SCO के 23वें इजलास का कल से बाकायदा तौर पर आगाज़ होगा और यकीनन ये पाकिस्तान की सिफारती महाज पर एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि पाकिस्तान को वक्तन फवक्तन आइसोलेट करने की भरपूर कोशिशें की जाती रही, मगर आज वो सारी कोशिशें नाकाम हो गई, क्योंकि आज पाकिस्तान इलाकाई सतह की सबसे बड़ी तंजीम की मेज़बानी कर रहा है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर भी इस इजलास में शिरकत के लिए पहुंच चुके हैं और ये तकरीबन एक अशरे में किसी भी भारतीय वज़ीर ख़ारजा का पहला दौरा पाकिस्तान है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा पहले ही वाज़ेह कर चुके हैं कि उनका दौरा SCO तक ही महदूद होगा, पाक भारत पर ताल्लुकात पर बात नहीं होगी। इसलिए सवाल ये अहम है कि क्या जयशंकर के दौरा पाकिस्तान से पाक भारत ताल्लुकात पर जमी बर्फ पिघलेगी या फिर सर्द महरी वैसे ही कायम रहेगी। दूसरी जानिब एक और मामला जो आजकल हर ज़बान ज़देआम है, वो है आईनी तरमीम, और अब यूं लग रहा है कि ये मामला भी हतमी मराहिल में पहुंच चुका है, क्योंकि ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि SCO के इख्तिताम के अगले दिन यानी कि 17 अक्टूबर को कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा। ताहम अभी तक सियासी जमातों में इत्तेफाक राय पैदा नहीं हुआ, क्योंकि पीपल्स पार्टी आईनी अदालत पर ताहाल बजिद है, जबकि JUIF का मानना है कि 150 आईनी केसेस के लिए अलहदा अदालत बनाने से निज़ाम तबाह हो जाएगा। और मौलाना फजल रहमान ये भी वाज़ेह कर चुके हैं कि कानून साजी हमारे मुसव्वदे पर होगी या फिर नहीं होगी। बिलावल पहले ही कह चुके हैं कि हुकूमत के पास बुलाने के बगैर भी नंबर्स पूरे हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर मौलाना हुकूमत का साथ नहीं देते तो हुकूमत PTI की अरकान असम्बली पर तकिया कर रही है। आज के प्रोग्राम में यही जानेंगे कि क्या JUIF और हुक्मरान इत्तेहाद में इत्तेफाक राय हो जाएगा या फिर हुकूमत फ्लोर क्रॉसिंग से तरमीम करेगी, और अगर फ्लोर क्रॉसिंग से तरमीम होती है तो इसकी लेजिटिमेसी क्या होगी, तहरीक इंसाफ की मुमकिना हिकमत अमली क्या हो सकती है, क्योंकि PTI आज तो एहतजाज की कॉल वापस ले चुकी है, मगर क्या PTI इस तरमीम को रुकवाने के लिए फिर से एहतजाज की कॉल दे सकती है। लेकिन प्रोग्राम का आगाज SCO से करेंगे और जानेंगे कि ये पाकिस्तान के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और क्या इस इजलास के बाद खित्ते में जारी तनाज़ात के हल की कोई राह हमवार होती हुई दिखाई दे रही है या नहीं। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार आमिर खाकवानी साहब, खालिद फारूकी साहब और बैन अक़वामी माहिर उमूर हामिद खान अल मशरक़ी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप दोनों की इजाज़त से सबसे पहले मैं ज़रा हामिद खान साहब की तरफ बढ़ना चाहूँगी। हामिद साहब, SCO का इजलास एक ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब आलमी सतह पर कई ममालिक इस वक्त तनाज़ात के ज़द में हैं। ईरान है, रशिया है, यूक्रेन तनाज़ा है, इसराइल का मामला है। ऐसे में पाकिस्तान का इस SCO कॉन्फ्रेंस को इसकी मेज़बानी करना, इसको होस्ट करना, ये टाइमिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो भी पाकिस्तान में मौजूद हैं और बड़ा देखा जाएगा कि एक डेकोरम जो है वो इस SCO कॉन्फ्रेंस का वो बरकरार रहे, किसी भी रुकन ममालिक की तरफ से किसी की भी मुखालफत में कोई ऐसी जुमलेबाजी ना हो कि जिसकी भरपाई कल को पाकिस्तान को करना पड़े। सबसे अहम बात जिस तरह आप कह रही हैं कि मौजूदा दुनिया के जो हालात हैं उनके तनाजुर में ये मामला जो है और ये जो SCO है ये इंतहाई अहमियत इख्तियार कर चुकी है। और इसके अंदर जो सबसे अहम बात ये है वो ये देखना होगा कि चाइना के हवाले से क्या पॉलिसी स्टेटमेंट आता है, रशिया के हवाले से क्या स्टेटमेंट आता है, जो रूस की वस्ती रियासतें हैं उनके हवाले से क्या बात होती है, और सबसे बढ़कर ये कि पाकिस्तान बिलाशुबा खित्ते के अहम तरीन ममालिक में शामिल है और पाकिस्तान बड़ा अहम किरदार अदा कर सकता है। यहाँ पर मैं आपने जिस तरह कहा कि जयशंकर या भारतीय वफद की तरफ से मैं सफारती आदाब मलहूज़े खातिर रखने की मुकम्मल तवक्को करता हूँ, और मैं नहीं समझता कि वो पाकिस्तान का मेजबान मुल्क होने के हवाले से पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी किसी भी किस्म की कोई भी बात करेंगे या कोई भी मुतनाज़ा बयान देंगे। लेकिन वहीं पर जयशंकर का जो माजी है उससे मैं जानता हूं कि वो कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर कोई ना कोई दशनाम तराजी करें, कोई ना कोई इल्जाम लगाएं, कोई ना कोई बात करें। पाकिस्तान के लिए सबसे अहम बात यह है हज़रत कि चाइना का शंघाई कॉन्फ्रेंस का इस तरह पाकिस्तान के साथ बैठना, पाकिस्तान का इसको होस्ट करना, और सबसे बढ़कर ये कि पूरी दुनिया को एक पैगाम जाएगा कि दुनिया की 40% जो इकोनॉमी या GDP ग्रोथ है उसके हवाले से ये ममालिक उसके मेंबर हैं। दूसरी बात यह है कि 1/3 से ज्यादा जो दुनिया की आबादी है वो इन ममालिक के ऊपर मुश्तमिल है जो SCO कॉन्फ्रेंस के मेंबर हैं। तीसरी बात यह है कि दुनिया की जो
سب سے رچ اکانومیز ہیں، دنیا کی سب سے زیادہ دولت مند اکانومیز ہیں، وہ اس ایس سی او کا حصہ ہیں۔ جی ایک اہم بات یہ ہے، وہ یہ کہ پاکستان یہ بات سمجھتا ہے کہ اس ایس ٹی او سے پاکستان کو معاشی طور پر بہت بڑا آسرا مل سکتا ہے، بہت بڑی سپورٹ مل سکتی ہے۔ پاکستان کو کوشش کرنی ہوگی کہ ایس سی او کانفرنس میں آنے والے وفود کے ساتھ پاکستان بائی لیٹرل بزنس انگیجمنٹ، یعنی جو ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ ہے، اس کے اوپر بات کرے اور پاکستان اس کا بھرپور فائدہ اٹھائے۔ اور ایک اندازے کے مطابق پاکستان 10 سے 18 بلین ڈالر تک کے معاہدے کر سکتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پاکستان کی اکانومی کو بہت بڑی سٹیبلٹی ملے گی، اور پاکستان سے جو آئی ایم ایف کا چنگل ہے اس سے آزادی ملے گی، اس سے آزادی مل سکتی ہے۔ خالد فاروقی صاحب، جس طریقے سے ابھی حامد خان صاحب نے بھی فرمایا کہ دولت مند اکانومیز اس ایس سی او کا حصہ ہیں، اور اس بات سے یقینی طور پر منہ نہیں پھیرا جا سکتا۔ ہمیں آج تک یہی بتایا جاتا رہا ہے کہ ہماری اسٹریٹجک جو پوزیشن ہے وہ وسط ایشیائی ممالک میں انٹر ہونے کا ایک ہموار راستہ فراہم کرتی ہے، لیکن آج تک ہم نے اس پر اس طریقے سے عمل درآمد نہیں کیا کہ جس طریقے سے ہمیں کرنا چاہیے تھا اپنے ماضی میں۔ آپ کو لگتا ہے کہ مستقبل میں ہمیں کوئی ایک ایسا پیتھ وے مل سکتا ہے اس ایس سی او کانفرنس کے بعد کہ جس سے ہم وسط ایشیائی ممالک کے اندر اپنی جو یوں کہہ لیجیے کہ انویسٹمنٹ اپرچونٹیز ہیں ان کو یوٹیلائز کر سکیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے بنیادی سوال تو یہ ہے کہ کیا ہمیں یہ کیپیسٹی اور ابیلٹی ہے کہ ہم اتنی بڑی کانفرنس کے جو ثمرات ہیں اس سے مستفید ہو سکیں۔ پاکستان بدقسمتی سے علاقے کے دیگر ممالک میں نسبتاً اپنی سکلز میں بہت پیچھے رہ گیا ہے۔ ہماری سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہماری جو ترقی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی۔ ہمیں اپرچونٹی ملے بھی، ہمیں ہمارے دوست ممالک کہیں بھی، تو ہمارے پاس ایکسپورٹ کرنے کے لیے ہے کیا جس چیز کو ہم نے ایکسپورٹ کرنا ہے؟ جو چیزیں ہمارے پاس قیمتی ہوتی ہیں وہ را مٹیریل کی شکل میں ہم ایکسپورٹ کر دیتے ہیں۔ بہرحال پھر بھی یہ ہے کہ کیونکہ یہ دنیا کی جو دولت مند ترین اکانومیز جن کی بات ابھی حامد صاحب کر رہے تھے، وہ یہ ہے کہ اس ریجن سے تعلق رکھتی ہیں، اور اس ریجن میں جو بلاک نئے بن رہے ہیں، چائنا ہے، رشیا ہے اور ایران، یہ 3 دولت مند ممالک بھی ہیں، 3 طاقتور ممالک بھی ہیں، اور پاکستان کے ساتھ ان تینوں ممالک کے بہت ہی اچھے تعلقات ہیں۔ باقی جو ریجنل ممالک جتنے ہیں ان کے ساتھ بھی پاکستان کے اچھے تعلقات ہیں، سوائے ہمارا کچھ جو تنازع ہے اور وقتی طور پہ تنازع ہے وہ افغانستان کے ساتھ ہے، اور انڈیا کے ساتھ ہمارا ایک تنازع چل رہا ہے۔ ان تنازعات کو ہم کس طرح سے حل کرتے ہیں، ہم کتنی جلدی میں اپنے دوست ملکوں کی مدد سے، لیکن میں جو سب سے بڑا فائدہ سمجھ رہا ہوں ایس سی او کا، وہ یہ ہے کہ پاکستان کو اپنی سیکیورٹی کو بہتر بنانے میں جس دہشت گردی کا ہم شکار ہو رہے ہیں، اگر مشترکہ منصوبے ایسے چلتے ہیں جو ریجن کے ممالک میں ہوتے ہیں، کوآپریشن بڑھتا ہے، تو دہشت گردی سے پاکستان کو نجات مل سکتی ہے۔ پاکستان کی ترقی کے لیے جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو پچھلے 25-30 سال سے بلکہ 40 سال سے 79 سے کشمیر والا معاملہ ایک طرف، یہ جو بھی آپ نے کہا نا کہ مشترکہ مسائل بھی ہوتے ہیں خطے میں درپیش باقی ممالک کو، افغانستان سے جس طریقے سے پاکستان کے اندر دہشت گردی ہوتی رہی ہے، اس کے بہت سارا خمیازہ انڈیا نے بھی بھگتا ہے، کیونکہ اس کے بارڈر دونوں ممالک کے ساتھ لگتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہے پاکستان اور انڈیا دونوں کو؟ نہیں، دیکھیے، انڈیا جو ہے نا، انڈیا ایک مطلب میں یوں سمجھ لیں کہ انڈیا تو اس پاکستان کی وجہ سے یہ دہشت گردی کے تمام تنازعات سے اور نقصانات سے بچا رہا ہے۔ پاکستان کی حد تک محدود رہی یہ ساری چیزیں۔ جب سوویت یونین آیا تھا افغانستان کے اندر تب بھی پاکستان درمیان میں تھا، آج سوویت یونین اپنی اس شکل میں نہیں ہے اور افغانستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے تو یہ بھی پاکستان تک محدود ہے۔ اور جو ہمارا یہ جو موقف ہے بالکل درست ہے کہ پاکستان میں یہ جو دہشت گردی ہوتی ہے، جو بلوچستان میں ہو یا خیبر پختونخوا میں، اس کے پیچھے دیکھیے بھارت کی ایجنسیوں کا ہاتھ ہوتا ہے، اور اس کا وہ اعتراف بار بار کرتے رہے ہیں۔ آج پاکستان کو ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ جب میں آپ نے تو اچھی ایک بات کہی، یا حامد صاحب نے بھی بات کہی کہ شاید وہ جو انڈین وزیر خارجہ ہیں وہ کوئی ایسی غیر سفارتی بات نہیں کریں گے، لیکن انڈیا کا ٹریک ریکارڈ بھی یہ ہے، اور مجھے کل کے بارے میں کوئی زیادہ ان سے یہ مثبت امید نہیں ہے۔ وہ یہاں پہ وہ ڈنڈورا پیٹیں گے یہ دہشت گردی والے معاملات کا، اور اس پہ پاکستان پہ الزامات لگائیں گے، کانفرنس کا ماحول خراب کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن یہ ہے کہ پاکستان کو بہرحال سفارتی طریقے سے اس کا جواب دینا ہے، اور سب سے بڑا مؤثر جواب یہ ہے کہ پاکستان اپنے شمال میں جتنے ممالک ہیں، چائنا اور افغانستان اور باقی آگے جو سینٹرل ایشین سٹیٹس ہیں، ان سب کے ساتھ اپنا کوآپریشن بڑھائے، جو ہمارے پروجیکٹس ہیں ان میں ان ممالک کو انوالو کرے، تو تاکہ پاکستان کے جو دہشت گردی کا جس طرح ہم شکار ہیں ہم اس سے باہر ہوں، تبھی ہم انڈیا کے ساتھ بھی اپنے ڈائلاگ کو آگے بڑھا سکیں گے، اور پاک انڈیا تعلقات کو بہتر ہونا چاہیے، کیوں نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح۔ اچھا،
सर अभी तक ये खतरा मंडला रहा है कि इंडिया की तरफ से या बिलखुसूस इंडियन वज़ीर ख़ारजा की तरफ से कोई ऐसी बयान या कोई ऐसा जुमला ना मंजर आम पर आ जाए कि जिसकी भारी कीमत फिर पाकिस्तान को चुकाना हो। पर लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि जहाँ पर इंडिया के मगरबी ममालिक में अच्छे रवाबित हैं और अच्छे ताल्लुकात हैं, वहीं पर पाकिस्तान की अगर बैकिंग पे देखा जाए तो चाइना की बड़ी सपोर्ट रही है पाकिस्तान को, रशिया का एक अच्छा अहम किरदार आया पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में, और ईरान का लास्ट ईयर जिस तरीके से इस SCO कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनना है, आपको लगता है कि फिर वो बैकिंग भी एक पाकिस्तान के पास मौजूद होगी? खाकवानी साहब। जी जी, अच्छा देखें, एक तो ये अभी आपने जो बात की ना, ये ब्रेक थ्रू तो है। मैं इससे पहले बात करना चाह रहा हूँ, और मेरा ख्याल है ये पूरा एक सीरीज़ है, ये तीसरा 3-4 वाक़यात, मतलब IMF से जो हमारे डील का हो जाना, एशियन डेवलपमेंट बैंक से जो लोन मिलना, चूँकि एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो मेजर डोनर है, बड़ा डोनर है, जापान है, और जापान और चाइना की अपनी भी एक राइवलरी चल रही होती है, लेकिन पाकिस्तान का फिर यानी आप देखें एक तरफ इस ब्लॉक के साथ अब ये अभी जो आए हैं, इससे पहले भी 2-3 दिन पहले सऊदी जो डेलीगेशन आया है उसमें भी काफ़ी चीज़ें डेवलपमेंट हुई है। फिर जो चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर आए हैं CPEC के वाले से, और कुछ और एग्रीमेंट्स हुए। तो पाकिस्तान की एक रीजनल कनेक्टिविटी के साथ एक आलमी इदारों में, और मुझे लगता है कि एक बैलेंस सा भी नज़र, मतलब इन्होंने कोशिश की है बैलेंस बनाने की। यानी आप देखें ना, जब आप IMF की तरफ से डील कर लेते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक से कर लेते हैं, इस मीन्स आप अमेरिका और वेस्ट की और जापान की उनकी आप सपोर्ट आपको हासिल है, उसके बगैर नहीं हो सकता वहाँ पे। फिर आपने चाइनीज़ के साथ आपके बिल्कुल मामला बहुत अच्छे हैं और बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, फिर सऊदीज़ के साथ चल रहे हैं, और फिर ये कॉन्फ्रेंस है। यानी इसको आप एक पूरे एक तनाजुर में देखें तो ये मुआशी, यानी पाकिस्तान को जो लगता है इस वजह ऐसे लग रहा है, और अल्लाह करे ऐसे हो रहा कि चीज़ें बेहतर हों, कि जो आइसोलेशन पाकिस्तान की जो कोशिशें की जा रही थी, पाकिस्तान के जो मुखालिफ मुल्क हैं, दुश्मन मुल्क हैं, या जो पाकिस्तान के साथ एक दिन की राइवलरी चल रही होती है, उनकी कोशिशें नाकाम हुई हैं। और एक कनेक्टिविटी, एक बड़ी कनेक्टिविटी, एक बड़ी डेवलपमेंट है। और मेरा ख्याल है हमें इंडियन फॉरेन मिनिस्टर, जिस तरह इन्होंने कहा फारूकी साहब ने, बिल्कुल इस तरह ज़ाहिर है उनका जो एक ख़ास मिजाज है इंडियन फॉरेन मिनिस्टर का, तो उससे आप एक्सपेक्ट तो कुछ भी कर सकते हैं, हमें उससे परेशान नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल है हमारे जो फॉरेन ऑफिस के लोग इसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार होंगे। अच्छा। और शायद कोई बड़ी कंट्रोवर्सी ना हो, क्योंकि उनका आना भी एक मतलब इतना आसान नहीं था। तो ये सारा जो एक पर्सपेक्टिव, क्योंकि इसमें शंघाई कॉन्फ्रेंस में चाइना और रशिया का बहुत ज़्यादा रोल है, और ज़ाहिर है इंडिया के उनके साथ ट्रेड के और बहुत सारे मामलात हैं, तो वो सब चीज़ें वो भी सोच के कैलकुलेट करके ही आए होंगे। 10 साल बाद इंडियन फॉरेन मिनिस्टर, वो ये हाल ये था कि वो अपनी टीम भेजने को भी तैयार नहीं थे, बल्कि ICC के जो टूर्नामेंट्स के लिए, एशिया कप वगैरह के लिए भी वो मतलब तैयार नहीं हुए थे। तो अब आके आए हैं, तो चीजें बदल रही हैं। मेरा ख्याल है चीजें बदल रही हैं। बारिश का पहला कतरा अगर इसे हम समझे, मुझे तो ये बारिश के पहले कतरे से भी आगे है। मुझे लग रहा है एक बूंदाबांदी शुरू हो गई है। बूंदाबांदी शुरू हो जाए। हामिद खान साहब, बूंदाबांदी हो और अच्छी हो, जाहिर सी बात है पाकिस्तानी भी यही चाहेंगे और इंडियंस भी यही चाहेंगे। लेकिन ये बताइएगा, जब हम लोग सफारती ताल्लुकात के हवाले से बात करते हैं ना, तो सफारती माहौल को बेहतर बनाने में, जैसे पाकिस्तान और इंडिया के जो ताल्लुकात रहे हैं, इसमें जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही है, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, उनके भी एक अच्छे ताल्लुकात रहे हैं माजी की हुकूमतों में। मुझे ये बताएगा, जिस तरीके से किसी भी भारतीय डेलीगेशन का, मैं सहाफ़ियों के हवाले से बात कर रही हूँ, पाकिस्तान आना ये एक मामूल की रूटीन होती है जब भी कोई कॉन्फ्रेंस किसी भी मुल्क के अंदर ऑर्गेनाइज की जाती है। बरखा दत्त को जो 3 बार के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने इंटरव्यू दिया, और जिस तरीके से उन्होंने बड़े पॉजिटिव अंदाज में नरेंद्र मोदी के लिए चंद जुमलों का इस्तेमाल किया, आपको लगता है कि उस लिहाज को भी मलहूज़े खातिर रखा जाएगा? देखिए, बात यह है कि दरियाब नवाज शरीफ साहब ने हमेशा माजी में बड़ी कोशिश की कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात जो हैं वो एक अच्छे हमसायों की तरह मामूल पर आ जाएं। चाहे वो वाजपेयी साहब का पाकिस्तान बुलाना हो, लाहौर का तारीखी दौरा हो, या मोदी साहब का जो है वो नवाज शरीफ साहब की फैमिली की शादी में शिरकत हो, या और बहुत सारे मौके हों। जिस तरह के मैं ये समझता हूँ कि इस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अकेली बात नहीं है, बतौर कौम, पाकिस्तानी कौम का ये मिजाज है। हम ये चाहते हैं कि भारत हमारे साथ अच्छे हमसाये की तरह रहे, हम उसके साथ अच्छे ताल्लुकात रखने को तैयार है। मैं 2006 में प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने कॉन्फ्रेंस की, मैं खुद दिल्ली गया। अच्छा। और मैंने उसमें जनाब उस वक्त का जो इंडिया था वो आज के इंडिया से बहुत डिफरेंट है। जरा उस वक्त बड़ा एक जो पब्लिक परसेप्शन था वो बड़ा पॉजिटिव था। मैं ये समझता हूँ कि ये हुकूमतों पे बड़ा जरूरी होता है। आज जो 2014 से 2023 तक की जो बीजेपी सरकार है, वो मनमोहन सिंह या कांग्रेस की सरकार के
انداز کی نہیں تھی. بدقسمتی سے مودی نے تینوں الیکشن جو ہیں وہ پاکستان مخالف بیانیے کے اوپر جیتے. تیسری بات یہ ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے, شاید ان کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمیں بھارت کی بڑھتی اکانومی یا ترقی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو اسی طرح بھارت کو ہماری گروتھ اور ہماری ترقی سے مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. اور اگر بھارت یہ کوشش کرے گا کہ ہمیں خطے میں تنہا کرنا اس کی کوئی کامیابی ہے, تو دراصل یہ پورے خطے کی کمزوری ہوگی, اور پاکستان خطے میں اپنی اسٹریٹجک پوزیشن کی وجہ سے کبھی بھی تنہا نہیں ہو سکتا. ایران, چائنا, رشیا, قازقستان, ساری ریاستیں جانتی ہیں کہ پاکستان کی کتنی اہمیت ہے اس خطے میں, وار زون کے حوالے سے, امریکہ کو نکالنے کے حوالے سے, رشیا کی جنگ کے حوالے سے, اور آئندہ آنے والے دنوں میں جو صورتحال اسرائیل ایران کی بن رہی ہے اس میں بھی پاکستان کا بڑا اہم کردار ہوگا. جو صورتحال یوکرائن اور رشیا کی وار اگر ایسکیلیٹ ہوتی ہے تو اس خطے کے اندر پاکستان کے سے امریکہ سمیت بہت سارے ممالک بڑی توقعات رکھیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کو آج دشمنی کو ہر صورت ختم کرنا ہوگا. مودی کو بی جے پی کا بیانیہ بدل کر پاکستان دوستی کا بیانیہ آگے بڑھانا ہوگا, اور پاکستان اگر انڈیا ایک قدم آگے بڑھائے گا تو پاکستان چار قدم آگے بڑھائے گا. خالد صاحب, لیکن تمام ایسی صورتحال میں جہاں پر یہ ہمارے لیے ایس سی او امپورٹنٹ ہے بین الاقوامی سطح پر, وہیں پر اس حکومت کے لیے بھی اس کی سیاسی بقا کا مسئلہ ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ایک بڑی اچیومنٹ ہوگی موجودہ حکومت کے لیے اس ایس سی او کا کمپلیٹ ہو جانا, اور اس کے بعد ظاہر سی بات ہے سفارتی سطح پر ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی معاملات چلتے ہیں وہ تو تھوڑے آہستہ آہستہ ہی چلتے ہیں, لیکن کم سے کم شروعات ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ موجودہ گورنمنٹ کے لیے یہ ایس سی او ایک اسٹرینتھن یوں کہہ لیجیے کہ ثابت ہو سکتی ہے, تھوڑا ایک مضبوط کردار ادا کر سکتی ہے؟ دیکھیے, صرف موجودہ حکومت کا معاملہ نہیں ہے بلکہ پاکستان کی ریاست کا معاملہ ہے, اور ریاست کو ریپریزنٹ جو بھی حکومت کرے گی اس کے سامنے دو پالیسیز بڑی واضح ہونی چاہیے. ایک, پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنا. پاکستان کی اکانومی مسلسل کئی دہائیوں سے جس بری حالات کا, جس تنزلی کا, جس انحطاط کا شکار ہے, اس سے نکالنے کی بڑی کوششیں ہوتی ہیں, لیکن بدقسمتی سے ہمارے وسائل, میں نے جیسے جن سکلز کا ذکر کیا, ان کی کمی کی وجہ سے ہم اچیومنٹ حاصل نہیں کر پاتے, اور کچھ عرصے کے بعد پاکستان لیکن ایگریکلچر کا سیکٹر جسے ہم ہمیشہ سے نیگلیکٹ کرتے آتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ اس خطے کے ممالک جو ہیں وہ زیادہ تر ایگریکلچر پر انحصار کرتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ قازقستان اور ازبکستان یہاں پر ہم اپنی نئی منڈیاں تلاش کر سکتے ہیں؟ نہیں, دیکھیے, ایگریکلچر پہ ڈیپینڈ نہیں کرتے, یہ ہمیں تھوڑا سا اس کو تصحیح ہمیں جانا چاہیے. یہ سارے ممالک جو ہیں ایگریکلچر ان کا ایک شعبہ ہے جس میں ان ملکوں نے ترقی کی. رشیا جو ہے اس میں اجناس بہت بڑا ملک ہے, اس لیے اجناس کی پیداوار کے لحاظ سے. یوکرین دور ہے, وہ بھی اسی طرح سے. انڈیا میں بھی اجناس کی پیداوار, زراعت میں اس کا بڑا رول ہے. پاکستان میں بھی زراعت کا بڑا رول ہے, لیکن صرف زراعت کی بنیاد پر کوئی ملک آج کے دور میں ترقی نہیں کر سکتا. پاکستان کے سامنے میں نے بتایا کہ دو معاملات جو ہیں پاکستانی ریاست کے سامنے اپنی سروائیول کے لیے, اپنی بقا کے لیے, اور جس کو شاید ماضی میں اتنا محسوس نہیں کیا گیا تھا جتنا اب محسوس کیا جا رہا ہے. اس لیے کہ جب ہم اس بار جب آئی ایم ایف کے سامنے گرے ہیں, گر گئے بالکل, تو ہم نے ان کی وہ شرائط بھی مان لی جو ایک ساورن اسٹیٹ نہیں مانا کرتی. ہمارے سامنے اب ریاست نہیں ہے, جو مجھے لگ رہا ہے, اور تمام سیاستدانوں نے بھی جو حکومت میں شامل ہیں یا حکومت کے اتحادی ہیں, اپوزیشن تو بہرحال ظاہر ہے کہ حکومتی سسٹم سے باہر ہے, اس طرح ویسی نظر نہیں آتی, لیکن اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان کی معیشت نمبر 1 ہے, اس کے بعد کوئی اور چیز ہے. اگر ہم اپنی معیشت کو ان ممالک کی مدد سے سدھارنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, ٹریک پہ لے آتے ہیں, اگر ہم ان ممالک کی جو ترقی ہے اس سے استفادہ کرتے ہیں, چائنا ہمارا دوست ہے, رشیا سے ہمارے اچھے تعلقات بن گئے, سینٹرل ایشین اسٹیٹ سے ہمارے اچھے تعلقات بن گئے, ہمیں استفادہ کرنا چاہیے. ہماری سالمیت کے تحفظ کی کوئی ملک ذمہ داری نہیں لے سکتا. ہم جب بار بار میں یہ لفظ سنتا ہوں کہ پاکستان کی سالمیت میں اس کے ساتھ ہے, بھئی ہماری سالمیت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. ہم خود مختار ملک ہیں, ہم ایک محفوظ ملک ہیں, ہم صرف معاشی بحران کا شکار ہیں. سیاسی طور پہ ان ممالک کے اندر بھی بہت چلے معاشی بحران کا حل جو ہے وہ اس اعلامیے میں تو باقی صرف اور صرف انڈیا اور افغانستان, یہ ان دونوں کے ساتھ جو ہمارے ریجنل ایشوز ہیں ان کو حل کرنے کی ضرورت ہے, اور پاکستان آپ کو ٹریک پہ نظر آئے گا, ترقی کرتا نظر آئے گا. چلے ہم بھی دعا گو ہیں کہ پاکستان ہمیں ترقی کرتا ہوا نظر آئے, اور معاشی ترقی کا حل اس اعلامیے میں تو ہمیں آئے گا. تاہم جو سائیڈ لائنز پر ہونے والی دو طرفہ وفود کی ملاقاتیں ہیں اس کے اندر ضرور کوئی نہ کوئی پیش رفت ہوتی ہوئی دکھائی دے سکتی ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو پھر سے جوائن کرتے ہیں اسٹے ٹیونڈ پبلک اوپینین.
वेलकम बैक वंस अगेन। आज सियासी मुखालिफिन को किसी न किसी हद तक इल्म होता है कि अपोजिशन जो है, मतलब अपोजिशन से मुराद मैं मौजूदा अपोजिशन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सियासी अपोजिशन के हवाले से बात कर रही हूँ, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी मौजूदा हुकूमती अपोजिशन को लेकर खतरा था कि शायद इस शंघाई ताउन तंजीम के इजलास की आड़ में कहीं ना कहीं आईनी तरमीम को मंजूर करवाया जा सकता है। ये खदशा उनका मौजूद था, जिसका आज यूं कह लीजिए कि किसी हद तक जब एक खबर ब्रेक हुई एक टीवी चैनल पर कि हुकूमत 17 अक्टूबर को एक इजलास बुलाने जा रही है पार्लियामेंट का, और उस दिन ये मुसव्वदा जो है वो टेबल किया जाएगा। इस वक्त जब हम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं तो बताया जा रहा है कि अब से कुछ देर में बिलावल हाउस में मौलाना फजल रहमान साहब, नवाज शरीफ साहब, खुद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, इन सब की मुलाकात होने जा रही है और इस मुलाकात में ये तय किया जाएगा कि आया कि इस बिल को किस वक्त और किस तरह से टेबल किया जाना है, या फिर क्या 17 अक्टूबर को तलब किए जाने वाले इजलास में ही ये तरमीम पास हो जाएगी। हकवानी साहब, यही खदशा था कि जिसका इजहार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कर रही थी और उसका वोटर भी कर रहा था। आपको लगता है कि 17 अक्टूबर की जो डेट है, अभी तक हमने ये नहीं देखा है कि हुकूमत की तरफ से कोई कंफर्मेशन आ गई हो कि हाँ वाकई 17 अक्टूबर को इजलास बुलाया जा सकता है, लेकिन कि सिर्फ इजलास बुलाया जाएगा, मुसव्वदा टेबल किया जाएगा, या फिर फिलफौर हुकूमत की कोशिश होगी कि आ गया है चले जी फौरी तौर पर पास करवा दिया जाए? देखिए, इससे पहले भी ये बातें तो आती रही कि 17 ना तो 18 तक ये मंजूर कर ली जाएगी। ज़ाहिर इनके पास टाइम ज़्यादा है नहीं, तो ये सारा कुछ करना है उससे पहले 25 से पहले आपको पता है, हम सब जानते हैं ये करना है। देखिए, सब पोजीशन ये है कि एक तो बड़ा क्लियर है हुकूमती के, हम जैसे मुस्लिम लीग नून है, पीएस पार्टी, एमक्यूएम, सारे छोटे ग्रुप साथ, इवन एएनपी भी उस तरफ ही खड़ी है, और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ है, उसकी पोजीशन भी बड़ी क्लियर है, और तीसरा जो है वो मौलाना फजल रहमान, वो सबसे ज़्यादा अहम हो चुके हैं। एक ग्रुप है मतलब एक अलग छोटी पार्टी, इतनी बड़ी नहीं है ज़ाहिर है, लेकिन उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, हम सब जानते हैं कि वजह क्या है। सेनेट में भी उनकी सीटें हैं। मौलाना फजल रहमान का ये है कि जैसा मुझे अंदाज़ा ये हो रहा है कि मौलाना फजल रहमान ने अपनी एक लिमिट्स तय कर ली है, उनकी रेड लाइंस बड़ी क्लियर हैं, वो जाना चाहते हैं, लेकिन वो काजी फायद ईसा साहब के वाले से भी कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं। अब तो खैर मामला वो क्लियर हो रहा है, और दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के वाले से भी उनकी रिजर्वेशन आ रहे हैं। देखो ना, बार बार वो कह रहे हैं। हमारे नाज़रीन की रहनुमाई के लिए आपने कहा ना कि काजी फायद ईसा वाला मामला भी क्लियर हो रहा है, क्या क्लैरिटी आ रही है उसमें? देखिए, उनको कम अज़ कम सुप्रीम कोर्ट से तो वही जा रहे हैं ना, यानी ये तो क्लियर हो गया ना, कोई यानी अगर कोई मुहिम सा भी हल्का सा भी चांस था कि वो कोई एज बढ़ाने का या एक्सटेंशन का, या कोई, वो तो खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट का तो ये देखकर आपको ऐसा लग रहा है, मुझे तो ऐसा लगता है कि 25 अक्टूबर तक ये खदशा कायम रहेगा। नहीं, वो खदशा तो रहेगा, लेकिन ऐसे लग रहा है चूंकि वो चीज़ें सारी उनके रेफरेंस की तरफ जा रही हैं, सब चीज़ें जा रही हैं, ऐसे लग रहा है, और इशारे यही मिल रहे हैं कि काजी साहब इधर से कम अज़ कम सुप्रीम कोर्ट से जा रहे हैं। अच्छा, अब और मौलाना फजल रहमान की भी एक बड़ी इसमें बड़ी उनकी खास शर्त थी कि इस पर नहीं करना, एक्सटेंशन नहीं करनी किसी को भी, और दूसरा उनको कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के बजाय वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बेंच बनाने की बात कर रहे हैं, उस पर कर रहे हैं। मेरा ख्याल है वो एक खास हद से ज़्यादा, और उनकी कोशिश है मौलाना फजल रहमान की कि किसी तरह पीटीआई को भी साथ शामिल कर लिया जाए, यानी कुछ ऐसा कॉमन ग्राउंड निकल है, जो कि निकलना आसान नहीं है। मुझे नहीं लगता कि अब सवाल इसमें यह है, आज जो मुलाकात होगी उसमें ये फैसला होगा कि क्या मौलाना फजल रहमान के बगैर इन्होंने करना है, किसी तरह, किसी भी तरह, भाई हुक्कर फ्लोर क्रॉसिंग, एग्जैक्टली, हाँ फ्लोर क्रॉसिंग, बिल्कुल बिलावल कह चुके हैं कि जी हमारे पास नंबर मौजूद हैं, मौलाना ना भी हो तो हम कर लेंगे। तो वो अगर करना है कि मौलाना के बगैर, और मौलाना की भी एक मेरा ख्याल है लिमिट, मेरा नहीं ख्याल कि मौलाना ने एक बड़ा गेन किया। आप देखें ना, पिछले एक महीने में उन्होंने पब्लिक सपोर्ट हासिल किया है, पीटीआई के साथ उनकी उसमें कमी आई है, उनकी मुखालफत और तनकीद में कमी आई है, और मौलाना इस वक्त फजल रहमान इस वक्त जमहूरियत का और आइन का और अलंबरदार बने हुए हैं, बाकायदा अलंबरदार, और एक तरह के आइकॉन बन गए, जो कि हैरान कुन बात है। उनके जो नाकिदीन है वो भी हैरान है कि अब वो करें क्या, मौलाना पे क्या तनकीद करें, और वो बहुत अच्छी असूली मतलब आप ये कह रहे हैं कि बड़ी अच्छी कैलकुलेटेड पॉलिटिकल मौलाना की खेल चुके हैं, बहुत अच्छी है, 7 सीटों के साथ भी। अब ही देखना ये होगा कि मौलाना किस हद तक जाते हैं रेड लाइंस तक। बहरहाल मेरा ये ख्याल है कि अमेंडमेंट तो इन्होंने हर हाल में लेकर आनी है, बाय हुक और बाय क्रुक। अच्छा, जिस वक्त मैं फिर ये कह रही हूँ कि जिस वक्त हम लोग ये बात करें, अभी ये मुलाकातें चल रही हैं, वी रियली डोंट नो कि मौलाना या बिलावल इसके बाद, इस मुलाकात के बाद क्या ऐलान करने के लिए जाते हैं। खालिद फारूकी साहब, बाय हुक और क्रुक ये आईनी तरमीम तो ला कर रहेगी कर में, ठीक है, फ्लोर क्रॉसिंग का रास्ता अगर हमवार किया जाता है तो फिर इस यूं कह लीजिए कि आईनी तरमीम की अपनी आईनी और कानूनी हैसियत क्या रह जाएगी? देखिए ज़रा, अब इसमें तो ये दो राय मुख्तलिफ किस्म की हैं कि अगर तो गैर कानूनी और गैर आइनी तौर पर कोई सुप्रीम कोर्ट का फैसला था तो इसको तो फिर हम फ्लोर क्रॉसिंग कहेंगे।
अगर सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसले आईनी हैं तो फिर मैं तो किसी ऐसे फैसले को ये नहीं कहूँगा कि वो फ्लोर क्रॉसिंग की इजाज़त दी गई है। अच्छा। फ्लोर क्रॉसिंग अगर करनी है तो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने करनी है, कोर्ट ने या आइन ने इजाज़त नहीं दी। फ्लोर सर, लेकिन क्रॉसिंग आपने लीगली तौर पर तो एक मामले को नल एंड शट कह दिया ना कि भी आप ही कर सकते हैं। देखिए ना, क्या खत्म उन्होंने कर दिया क्या आपने क्या फैसले उन्होंने ये कहा कि फ्लोर क्रॉसिंग करें आप? उन्होंने ये नहीं नहीं, तो कहा। फिर उन्होंने इसका जो मतलब क्या आइन लिया के जाएगा? नहीं, जो आइन के मुताबिक, देखिए जो आइन ने परमिशन जो दी हुई थी, क्या उसको वायलेट किया उन्होंने? अगर उसको वायलेट नहीं किया तो फ्लोर क्रॉसिंग की इजाजत नहीं दी। अब उस कानून का अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी या हुक्मरान जमात नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करे तो ये गैर रसूली हरकत होगी। मैं ये समझता हूँ कि इस मौके पर कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए जो मुल्क में मजीद इंतशार का सबब बने। जहाँ तक ये आइनी तरमीम पे इत्तफाक राय का ताल्लुक है, मौलाना साहब कुछ आगे बढ़ चुके हैं और कोई उनके साथी कदम पीछे रखना चाहते हैं। वो अपना एक माहौल ऐसा रखें जिसमें वो सियासी तौर पर अपने हल्का इंतखाब में जिंदा रहें और ताकतवर बन के सामने आए। लेकिन हुकूमत को अगर अक्सरियत कहीं भी मिल गई, वो ना मौलाना की परवाह करेगी, ना ही वो अपने दीगर मुखालिफिन की परवाह करेगी, और वो ये आइनी तरमीम ले आएंगे। आइनी कोर्ट जो है उसका क़याम किन मकासद के लिए होता है देखने वाली ये बात है, लेकिन आईनी कोर्ट का क़याम कोई गैर आईनी बात नहीं है, कोई गैर कानूनी बात नहीं है। अच्छा खलीफा साहब, एक बड़ा सिंपल सा सवाल है कि देखिए कि अगर तो मौलाना के बगैर ये आईनी तरमीम लाई जाती है तो इसका मतलब ये कि वाज़े तौर पर जो हुकूमत है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs पर तकिया कर रही है। वो MNAs के जिनके मुताबिक गंडापुर साहब भी कहते हैं, और हाँ ठीक है, सेनेटर्स भी, कि भाई हमने उन्हें बड़े महफूज मकामात पर रखा हुआ है, लेकिन जिस तरीके से हमने गंडापुर साहब को बार बार एहतजाज में से गायब होते हुए देखा है, अब कारकुनान को खुद अपने वज़ीर आला KP पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। क्या स्टैंडिंग रह जाएगी अगर मौलाना के बगैर फ्लोर क्रॉसिंग होकर ये तरमीम सामने आती है? देखिए, मैंने तो आपको बताया कि अगर तो ये तासुर बनता है कि ये लोग अपनी मर्जी से किसी ने वोट नहीं दिया और हुकूमत ने खरीदो फरोख्त किया या दबाव डाला है, तो फिर ये तरमीम हो भी जाए तो उसके नतीजे में देखिए ना मुल्क में क्या सूरत हाल पैदा होगी। आप एक सियासी मुखालफत का रास्ता खोल लेंगे जो पहले ही खुला हुआ है। आप वकला को अपने सामने ले आएंगे जो कि पहले ही बहुत हद तक, बड़ी माजरत के साथ खालिद साहब, मुझे अभी तक तो वकला कहीं पर नजर नहीं आ रहे। वकला नजर आते हैं। देखिए, वकला नजर आते हैं। होता ही है हमेशा कि जब भी किसी मौकफ पर कोई बाकायदा एक प्रिंसिपली स्टैंड लिया जाता है तो उसके बाद आपको अचानक फिर ये नजर आता है कि ये चीजें डेवलप हो गई हैं। अच्छा। अब भी वकला की बड़ी तंजीमें जो हैं, मैं देख रहा हूं कि वो कहीं भी उनके कन्वेंशन हुए, उन्होंने इस तरमीम की इस तरह से हिमायत नहीं की, और वो समझते हैं कि तरमीम में बात चीजें ऐसी शामिल है। देखिए, पाकिस्तान का कोई भी शख्स अपने बुनियादी जो हकूक हैं उन पर अगर कोई जरूर लगाएगा तो इस बात को पसंद नहीं करेगा। और इसको रिप्रेजेंट कौन कर सकता है? वकला कर सकते हैं। वकला अगर ऐसी किसी भी आईनी तरमीम की मुखालफत करेंगे तो मेरा ख्याल है कि पब्लिक की सपोर्ट उनको हासिल होगी, पॉलिटिकल पार्टीज को भी हासिल होगी। फिलहाल मुझे वकला कहीं पर भी एक अच्छी पॉलिटिकल मूव या फिर यूं कह लीजिए कि लॉ मूव निकालते हुए नजर नहीं आ रहे। फिर देखने की बात ये होगी कि वकला अपने आप को कहां तक दुरुस्त समझते हैं। अगर वो दुरुस्त समझते हैं तो उनको फिर खुल के सामने आना चाहिए। अगर वो दुरुस्त नहीं समझते तो फिर जाहिर है कि वो उतनी ही मुखालफत करें जितनी फिर वकला में भी तकसीम है। वकला में भी तकसीम है। हामिद खान ग्रुप है, फिर वो इंडिपेंडेंट ग्रुप है जो एहसन बोन साहब का, आजमदीन तारड़ साहब का ग्रुप, वो पाकिस्तान बार काउंसिल में, सुप्रीम कोर्ट बार में है। सबके कहीं ना कहीं अपने अपने स्टेक्स मौजूद है। अच्छा हामिद खान साहब, चूंकि बैनुल-अक़वामी उमूर पर आपकी गहरी निगाह रहती है, मुझे ये बताएगा इंटरनेशनली PTI की पॉलिटिक्स को किस तरीके से देखा जा रहा है? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि डंडे खाएं, जूते खाएं, सोंटे खाएं, आंसू गैस के शेल खाएं, जो मर्जी हो, गिरफ्तारियां हो, झूठे मुकदमे हो, ये सब कुछ भुगत कौन रहा है? कारकुनान भुगत रहे हैं। बहुत अच्छी मूव है कि बहुत अच्छा फैसला था कि PTI ने यूं कह लीजिए कि बड़े मेचोरिटी का सबूत दिया कि उन्होंने आज के एहतजाजी कॉल को वापस लिया, लेकिन वो कारकुनान जो इस्लामाबाद में महसूर रहे 12 से 13 घंटे, उनकी जवाबदेही कौन करेगा? वो कारकुनान जो कि रेलवे स्टेशन पर मौजूद थे और वीडियोस बना कर कह रहे हैं कि हम यहाँ पर और पता चला है कि आप लोग वापस घर चले जाएं, सर उनकी जवाबदेही क्या होगी? जब आईनी तरमीम अगर पास हो जाती है तो क्या होगी PTI की नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट स्ट्रेटेजी? देखिए जरिया बात यह है कि मैं समझता हूँ कि PTI ने अच्छा फैसला किया कि किसी भी हालत में SCO कॉन्फ्रेंस के वक्त एहतजाज जो है वो मुल्क के मुफाद में नहीं था। वहीं पर हमने देखा है कि बहुत ज्यादा PTI की जो मौजूदा लीडरशिप है उसके अंदर भी इख्तलाफात नजर आ रहे हैं और उनको अपने इन इख्तलाफात का नुकसान उठाना पड़ रहा है और उनके जो कारकुनान है उनमें कन्फ्यूजन फैल रहा है। लेकिन यहीं पर आईनी तरमीम के हवाले से मैं 2-3 बातें छोड़ करना चाहूंगा। ये बड़ी बदकिस्मती है कि हम सब इस बात पे मुत्तफिक हैं कि हुकूमत बाई हुक और बाई क्रुक ये करा के रहेगी।
जमहूरी ममालिक में ऐसा नहीं नहीं होता, यहाँ बाई हुक्क और बाई क्रुक का लफ्ज यूज किया जाए। हकीकत है ऐसा ही हो रहा है, बदकिस्मती है। वहीं पर अभी वकला के हवाले से बात हुई तो वकला की जो हालत है वो टिपिकल, जो मैं आई हैव टू से सॉरी, कि जो बरतानवी राज के वक्त था, डिवाइड एंड रूल, यानी तकसीम करो और हुकूमत करो, आज वही मामला वकला के साथ चल रहा है कि वकला इसलिए कुछ भी लायहा अमल मुश्तरका नहीं बना पा रहे। तीसरी बात यह है कि अगर हुकूमत ये ऐलान करती है कि वो हर हालत में आईनी तरमीम करवा लेगी, मौलाना फजलुर रहमान साथ हो या ना हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने 62A और 63A के हवाले से कानूनी फैसले तो अपनी जगह इखलाकी तौर पर जवाज अपने पास खत्म कर दिया। यहाँ इखलाकियात जो है वो जमहूरियत से बड़ी दूर जा रही है, जो बड़ी बदकिस्मती है। एक और जा चुकी है, जा नहीं रही हामिद साहब, और इसका अमली मुजाहिरा पिछले 2 सालों में देख चुके हैं। बिल्कुल ज़रिया, बिल्कुल। और बदकिस्मती ये है कि उसके अंदर जो है वो एक्सेप्टेंस आने लग जाती है। जब एक बुराई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो मुआशरे के अंदर उसके अंदर कबूलियत शुरू हो जाती है। और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि हुकूमत अपनी अना और बका के मसले में पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट की बालादस्ती है उसमें अदलिया की बेतौकीरी करती जा रही है। खाली आईनी तरमीम की बात नहीं है, उस आईनी तरमीम में जो चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट का मामला है उसका इख्तियार है। अगर वही उस तरह मंजूर हो गया तो वो भी पीटीआई या बहुत सारे हलकों के लिए काबिल कबूल नहीं होगा। इसकी वजह से जस्टिस मंसूर अली शाह का अभी तक नोटिफिकेशन रोका हुआ है। एग्जैक्टली यही मेरा सवाल है। जब अभी खाकवानी साहब भी कह रहे थे कि काजी फायज साहब तो जा रहे, तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे लगता है कि 25 की रात तक ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं ना, उनको उनके सरों पर ये तलवार लटकती रहेगी। अगर वो जाते हैं और दूसरे चीफ जस्टिस के तौर पर नाम कहीं नीचे से आ जाता है तो हुकूमत फिर अपना वही मकसद पूरा कर जाएगी, और जो कि पीटीआई और मौलाना फजलुर रहमान दोनों अफोर्ड नहीं करते। और मैं आखिरी छोटी सी बात कहूंगा कि मौलाना फजलुर रहमान ने बलूचिस्तान, केपी और पंजाब में जितना पॉलिटिकल पब्लिसिटी गेन की है, समझे कि उसका दोहरा नुकसान हो जाएगा अगर उन्होंने अपनी शराइत मनवाए बगैर जरदारी साहब का या हुकूमत का साथ दिया। मेरा नहीं ख्याल कि अब मौलाना फजलुर रहमान पीछे हटने की पोजीशन में है, क्योंकि जो उन्होंने गेन किया है वो उनकी आइंदा लेगेसी के तौर पे 10 साल उनकी पॉलिटिक्स चला सकता है अगर वो उस स्टांस को बहाल रखें। ठीक है, ठीक है। जब पॉइंट आपका आगे, मेरे पास वक्त मुख्तसर है, मुझे जरा खाकवानी साहब आपका भी इसके ऊपर टेक लेना है कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो सख्तियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बर्दाश्त कर रही है, व्हाट इफ आईनी तरमीम पास हो जाती है और उसके लिए उसको कहते हैं कि गले की वो हड्डी बन जाएगी जिसको ना वो निगल पाएंगे ना वो उगल पाएंगे। मतलब इससे ज्यादा और क्या वर्स्ट हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? क्योंकि मेरे लिए तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आज के एहतजाज के हवाले से हमाद साहब ने भी कहा था कि लाहौर के काफिले तैयार हैं, पंजाब के काफिले तैयार हैं। मुझे कहीं एक जगह भी हमाद साहब कहीं नजर नहीं आए। ये क़यादत खुद घरों में बैठी है, आवाम सड़कों पर ख्वार हो रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा, पीटीआई के लिए बहुत मुश्किल सूरत हाल है। और मेरा ख्याल है अब तो चूंकि कॉन्फ्रेंस के फ़ौरन बाद ही इजलास है कौमी असम्बली का, और वो मेरा नहीं ख्याल कि एहतजाज से इन चीज़ों को अब रोका जा सकता है, उसमें ये बहुत लेट हो गए हैं। अब अगर इनको तो ये अच्छी उम्मीद करनी चाहिए कोई अगर कोई मौलाना फजल रहमान कोई चमत्कार दिखा सके या कोई अल्लाह ताला इनको मेहरबान कर दे हुकूमती इत्तेहाद के लोगों को कि ये कुछ एक रीजनेबल हुई थी जब गंडापुर साहब रातों रात गायब हो गए थे, ये कुछ रीजनेबल सा मामला हो जाए। मेरा तो ख्याल है पीटीआई इस हवाले से लूजर बन रही है। अब उसके बाद अगर 18 के बाद अगर वो एहतजाज में जाएंगी भी सही तो उससे क्या हो जाएगा? अमेंडमेंट तो हो के एक ही दिन में सदर साहब ने भी उस पर फौरन जारी कर देना है, नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा और आइन का हिस्सा बन जाएगा। और अगले 5-7 दिनों में तो और ये भी इसमें एन मुमकिन है कि वो 3 सीनियर जजेस वाली बात भी चल रही है अभी भी। ये मंसूर अली शाह साहब का जब अगर नहीं आ रहा तो उसकी एक वजह ये भी है, अगर वो 3 के जजेस के पैनल आता है तो फिर नंबर 3 भी आ सकता है। यही मेरा सवाल है और रहेगा जब तक यानी तरमीम पास नहीं हो जाती कि क्या है वकला, क्या है उनकी सिग्निफिकेंस। मंसूर अली शाह साहब अभी तक खामोश क्यों हैं? जस्टिस शाही आफरीदी के हवाले से बातचीत हो रही थी कि उन्होंने मौजूदा चीफ जस्टिस से मुलाकात की है और मामले को डिफ्यूज़ करने की कोशिश की है, तो ये अबहाम ताहाल मौजूद है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।